नमस्कार, सौदा आपका में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा। सबसे पहले कमोडिटी बाजार पर नजर आए। ओपेक की बैठक से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में गिरावट शुरू हो गई है। नामेक्स पर क्रूड का दाम करीब 1% गिर गया है। $60 के नीचे कारोबार हो रहा है। ब्रेंट में भी करीब ½ % की कमजोरी है। सोने और चांदी में भी बेहद छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है। इस बीच मॉनसून पिछड़ गया है। इस पर अब तक के सभी अनुमान गलत साबित हुए हैं। 31 मई तक आने की उम्मीद थी, लेकिन भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अब ये 4 जून तक ही केरल तट पर पहुंच सकेगा। हालांकि उत्तर भारत के कई इलाकों में प्री मानसून बारिश शुरू हो गई है, लेकिन बारिश अगर कम होती है तो खरीफ, दलहन और तिलहन की खेती का पर बुरा असर पड़ेगा। ऐसे में इनकी कीमतें भी ऑब्वियस है कि प्रभावित होंगी। आज डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी है। ऐसे में देखते हैं घरेलू कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग किन लेवल्स पर होती है। और वैसे भी ध्यान रखें, बेहद इंपॉर्टेंट कच्चे तेल के लिहाज से यह हफ्ता है, क्योंकि इसी हफ्ते 5 जून को ओपेक की वो बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम ओपेक के मेंबर्स हैं वो डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्शन कट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ज्यादातर जानकार या एस्टिमेट्स तो या फिर एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि ओपेक फिर से कोई मूवमेंट नहीं दिखाएगा, प्रोडक्शन में कोई कटौती नहीं होगी। क्योंकि ध्यान रखें, यूएस में ऑयल रिग्स घटने के बावजूद यूएस में रिकॉर्ड लेवल्स पर वहां पे स्टॉक फाइल्स आपको नजर आएंगे। इसीलिए अब तक बहुत ज्यादा इंपैक्ट प्रोमिनेंट लोअर कच्चे तेल का यूएस शेल प्रोडक्शन पे नहीं पड़ता हुआ नजर आया, और इसी के चलते एक्सपेक्टेशंस हैं कि शायद स्टेटस क्यो मेंटेन रहे। भारत में मार्केट खुलता हुआ कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पर 1% का दबाव, ऑलमोस्ट ₹40 नीचे 38-30 के लेवल पर कच्चे तेल ने यहां पे शुरुआत करी है। और वैसे भी ध्यान रखें, जैसे मैं हाईलाइट कर रहा था, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 5% के आसपास का जंप कच्चे तेल में आता हुआ देखा था। तब खबरें यहां आई थी कि यूएस में जो ऑयल रिग्स हैं उसमें अब तक का सबसे बड़ा दबाव देखने को मिला है। ऑयल रिग्स का जो काउंट है उसमें सिग्निफिकेंट डाउनफॉल देखने को मिला था, और उसके बाद हमने देखा था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में स्ट्रांग मूव्स आते हुए। हालांकि आज ऊपरी स्तरों से दबाव है, और दबाव अब ओपेक से पहले नर्वसनेस भी कह लीजिए, लेकिन अभी भी तमाम रिग्स की कमी होने के बावजूद मार्केट्स ओवर सप्लाइड है, तो वो भी ऑब्वियसली प्ले अप होता हुआ। नेचुरल गैस आपकी स्क्रीन पर आया था। इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑलमोस्ट 1% की कमजोरी के साथ नेचुरल गैस ने शुरुआत करी है। सिमिलर टर्म्स में भारतीय बाजारों में भी ऑलमोस्ट उसी मैग्नीट्यूड का फॉल है। 1% या उससे ज्यादा की कमजोरी। 168 के लेवल्स पर ₹1.80 नीचे यहाँ पे नेचुरल गैस खुलती हुई। बुलियन मार्केट की तरफ मूव करिए, वहां पे किस तरह की ओपनिंग हो रही है। शुरुआती ट्रेड्स में $1190 के आसपास अर्ली एशियन ट्रेड्स में हमने देखा था सोने का दाम। भारतीय बाजारों में भी एकदम सपाट प्रीवियस क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही शुरुआत होती हुई। ₹23 नीचे 26,837 के लेवल्स हैं। लेकिन ध्यान रखें, सोने में जो पिछले गेन्स आए हैं या फिर अभी भी 1190 के लेवल्स जो इंटरनेशनल मार्केट में होल्ड करा, इसीलिए क्योंकि ग्रीस को लेकर कंसर्न्स एक बार फिर से माउंट होती हुई। इससे पहले बीते हफ्ते में हम हाईलाइट कर रहे थे कि ग्रीस के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन की तरफ से स्टेटमेंट्स आए थे। सेल्फ इम्पोज डेडलाइन थी ग्रीस की, रविवार को ईयू और आईएमएफ के साथ करार कर लेंगे, लेकिन रविवार निकल गया, कोई खबर, कोई अपडेट नहीं आई। हालांकि बीते हफ्ते ईयू ऑफिशियल्स ने हाईलाइट कर दिया था, यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स ने, कि ये गलत मानना है ग्रीस का, अभी भी सहमति दूर है, अभी भी काफी लंबा डिस्टेंस दोनों पार्टीज को बातचीत करके ट्रैवल करना है, और ऐसे ही हुआ है। और दिक्कत सबसे बड़ी इस बात की, 5 जून को ग्रीस को आईएमएफ का पहला रीपेमेंट करना है। ऑलमोस्ट 1.6-1.7 बिलियन यूरोस का ये रीपेमेंट है, और जून 30 को तो डेडलाइन खत्म हो जाएगी, बेल आउट पैकेज खत्म हो जाएगा। तो अब वो जैसे से डेडलाइन पास आ रही है, नर्वसनेस बढ़ी, और इसलिए सोने में भी आप देख रहे हैं स्टेबिलिटी आती हुई आपको नजर आएगी। हालांकि सोने में गेन्स इसलिए कैप्ड हैं क्योंकि डॉलर में मजबूती देखने को मिल रही है। चांदी की तरफ मूव करिए, इंटरनेशनल मार्केट्स में 1/4% के आसपास की कमजोरी के साथ चांदी ट्रेड करती हुई। भारतीय बाजारों में भी 1/3% का दबाव है। लेकिन ध्यान रखें, इंटरेस्टिंगली जो हेज फंड्स है, मनी मैनेजर्स है, पिछले हफ्ते का ट्रेंड देख रहा था मैं, गोल्ड पे उन्होंने बेट्स कम करी हैं, सिल्वर पे इंटरेस्टिंगली बेट्स बढ़ी हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, लेकिन कमजोरी के साथ इस समय कामकाज होता हुआ। बेस मेटल्स में किस तरह की ओपनिंग हो रही है। कॉपर एकदम सपाट, मैच 30 पैसे की मजबूती, 387 के लेवल्स पर इस समय कामकाज। निकेल में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट ₹1.60 की मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई, 809-810 के लेवल्स पर कामकाज। एल्यूमिनियम 1/3% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, 35 पैसे ऊपर, 110.50 के लेवल्स हैं। लेड में मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई, 5 पैसे ऊपर, और जिंक में देख लीजिए किस तरह की ओपनिंग हो रही है, हल्का दबाव है। ध्यान रखें, आज सुबह चाइना के पीएमआई, ऑफिशियल पीएमआई आंकड़े आए हैं, उम्मीद से बेहतर और 50 के ऊपर है, 50.2 के, यानी कि चाइनीज इकोनॉमी में एक्सपेंशन
एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है और शायद उसी से बेस मेटल्स को कुछ मदद मिलती हुई। एग्री कमोडिटीज की तरफ मूव करिए। सोया ऑयल में प्राइस वॉल्यूम एक्शन पिकअप नहीं हुआ है, 613 प्रीवियस क्लोजिंग लेवल्स। क्रूड पाम ऑयल में ₹1.80 का दबाव, 1/3% नीचे 460 के लेवल्स पर कामकाज। सोयाबीन में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट पौन से 1% की मजबूती, ₹33 ऊपर ये कमोडिटी खुलती हुई। मस्टर्ड सीड में 1% की मजबूती है, ₹41 ऊपर 4290 के लेवल्स। चने में ऑलमोस्ट 1% के आसपास की मजबूती, ₹39 ऊपर। वीट में हम देख रहे हैं ₹1 के आसपास की मजबूती है, 1480 के लेवल्स पर यहां पे कामकाज की शुरुआत होती हुई। जीरा आपकी स्क्रीन पर 0.25% के आसपास की तेजी, ₹290 का उछाल, 17,815। और रुपए पे क्विकली एक चेक ले लीजिए, 6381 मेरे ख्याल से फ्राइडे का क्लोजिंग लेवल था। इस समय रुपया आपकी स्क्रीन पर 6365 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ, यानी कि 16 पैसे की मजबूती के साथ रुपया इस समय ऑलमोस्ट 1/4% की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। लेकिन चलिए कमोडिटी मार्केट से बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं IIFL के हितेश जैन। हितेश, हाय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो कच्चा तेल कैसे प्ले अप करूं फ्राइडे के सिग्निफिकेंट मूव के बाद? अब हमें ब्रेसअप करना है एक बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए, ओपेक के जो बैठक होने वाली है। इस बीच कच्चे तेल में क्या रणनीति बना रहे हैं और आज क्या ट्रेड इनिशिएट करूं सर? देखिए, कच्चे तेल में जैसे हमने लास्ट वीक बात की थी कि एक झूला खेल रहा है मॉडरेट गेन्स और मॉडरेट लॉसेस में। हमने लास्ट वीक भी एक्शन में देखा कि 57 तक गया ऑयल और वहां से वापस रिबाउंड कर रहा है। WTI की बात करें तो ये जो रेंज है अभी भी इंटैक्ट है। 57 से बात करो, $62.5 के डॉलर्स की जो रेंज है, आई थिंक 57 के नीचे भी गया था पर वो इवेंचुअली रिबाउंड कर चुका है। बात चलती है ओपेक पे। ओपेक की जो मीट है, मुझे जैसे वाइब्स आ रहे हैं वैसे ऐसे मुझे लगता नहीं है कि कोई कुछ बड़ा चेंज होने वाला है। आई थिंक दे विल मेंटेन स्टेटस को विद द प्रोडक्शन, बिकॉज उनका अभी भी मार्केट शेयर ग्रैब करने का जो माइंडसेट है उस पे आई थिंक दे विल स्टिक टू इट एंड दे विल नॉट बी चेंज ऑन द सप्लाई साइड। सो सप्लाई ग्लट तो रहेगा ही। और ये मिडिल ईस्ट से जो भी इंस्टेबिलिटी की न्यूज आती है, काउंटर बैलेंसिंग फोर्स रहता है, यही एक रेंज रहेगा अनलेस दैट विल बी पॉजिटिव सरप्राइज और नेगेटिव कुछ सरप्राइज हो सकता है कि ओपेक एक्ट करे एज फार ट्रिमिंग आउटपुट ट्रिम करता है तो देन ऑयल मार्केट को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। अगर कुछ नहीं होता तो आई थिंक सेम रेंज में ही 57 से 62.5 का ही रेंज चलेगा। तो बेसिकली एक्सपेक्टेशंस म्यूटेड हैं, शायद ओपेक मूव ना करे, स्टेटस को मेंटेन रखे, क्योंकि ध्यान रखिए अभी भी ओवर सप्लाइड मार्केट्स है। अभी भी यूएस शेल गैस एसिड्स का जो एक्चुअली वॉर था कि वो कच्चा सबड्यूड डिमांड रहेगी कच्चे तेल की, तो वहां पे प्रोडक्शन घटेगा। रिग्स घटे हैं लेकिन अभी भी मार्केट्स पूरी तरह से ओवर सप्लाइड हैं। तो शायद ओपेक हाईली लाइकली, जो हितेश भी हाईलाइट कर रहे हैं, स्टेटस को मेंटेन करे, यानी कि कोई प्रोडक्शन कट्स ना ले। अगर इन केस प्रोडक्शन कट आते हैं, स्लाइट चांसेस हो सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो फिर ऑयल मार्केट्स को अच्छी खासी सपोर्ट मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन हितेश, सोना $1190 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड करता हुआ, मेरे ख्याल से सपोर्ट लेवल्स के आसपास हो, जो ग्रीस को लगातार दिक्कतें एस्केलेट हो रही हैं। अब तो एस्केलेट इस बात से मैं कह रहा हूं क्योंकि वो डेडलाइन जैसे से पास आ रही है, डर ज्यादा होता जा रहा है। क्या यही सपोर्ट कर रहा है सोने के मार्केट्स को? अगर हाँ, तो क्या इस डेडलाइन जो कि 5 जून की है मेरे ख्याल से रीपेमेंट की IMF को ग्रीस का, क्या इस बीच में सोना और सिग्निफिकेंट अपसाइड जो $1200 के ऊपर मूव करने का दमखम रखता है? देखिए, वेदर ग्रीस और नो ग्रीस, अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर पर्टिकुलरली बहुत एक ब्रॉड बेस्ड कंसोलिडेशन अंडरगो हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि टाइम अगेन एंड अगेन जो लेवल्स है 1180 1175 का, देखिए गोल्ड में हमेशा सपोर्ट और रिस्पेक्ट कर रहा है। चांदी में ही देखिए $16.5 पर आउंस से वो रिस्पेक्ट करता है और वहां से रिबाउंड करता है। देखिए, ग्रीस का इशू है, जून 5 को तो पेमेंट कर ही देंगे। प्रॉब्लम है आगे जो आते हुए नेक्स्ट 2 पेमेंट है वहां इशू है, और जब तक कुछ इनका कंसेंसस या कुछ एग्रीमेंट नहीं होता, आई थिंक दे कैन नॉट अफोर्ड टू मेक फर्दर पेमेंट्स। तो ग्रीस का इशू है, पर टू लार्जर एक्सटेंट मार्केट्स हैव लर्न टू लिव विद। देखिए, अगर आप देखें 2-3 महीने से पहले जो यूरो में फॉल आया था 1.05 1.06 का, मतलब वो मार्केट्स हैव ऑलरेडी प्राइस्ड इन। अगर ग्रीस एग्जिट भी होता है, आई थिंक मुझे तो लगता है कि अगर थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव से देखें तो यूरो के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो मैं ग्रीस को इतना पे हीट नहीं करूंगा। फोकस प्रेशियस मेटल्स का रहेगा यूएस पे। अब देखिए, यूएस की हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट जीडीपी के तो जो नंबर्स आए थे वो तो डाउनवर्ड रिवाइज हो ही चुके हैं। जब जो 0.2% का प्रीवियस एस्टिमेट था, अब बताता है कि फर्स्ट क्वार्टर 0.7% पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। एंड आई एम सो श्योर दैट सेकंड क्वार्टर में मतलब ग्रोथ तो कोई हैंडसम ग्रोथ नहीं मिलने वाला। हो सकता है कि जीडीपी वापस ग्रोथ 1% या इतना 1.5% ही ग्रोथ करे। तो अगर आप ओवरऑल प्रोजेक्शन की ये ग्रोथ नंबर्स देखते हैं फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर का, तो जो फेड का टारगेट है 2.5% एनुअल ग्रोथ का, मुझे लगता है अचीव नहीं कर पाएगा। तो ये अचीव नहीं करता तो आई डाउट वेदर फेड एक्चुअली जो इंटरेस्ट रेट हाइक की बात कर रहे हैं, जो एलन बात कर रही है कि ओवरऑल हम करेंगे,
वो दैट डिसीजन कैन गो इन द बैक बर्नर। तो ये जो मुद्दा खड़ा हो रहा है, ये जो परसेप्शन रीइंफोर्स हो रहा है, मुझे लगता है कि प्रेशियस मेटल्स को कहाँ ना कहाँ डेफिनेटली सपोर्ट करेगा और इवेंचुअली धीरे धीरे मुझे लगता है कि प्रेशियस मेटल्स में जो ट्रेंड है वो ऑन द हायर साइड ही रह सकते हो। मैं ये नहीं बोला बहुत लंबी तेजी हो, बट इवेंट ग्रेजुअली जो है वो दे वुड स्टार्ट टू मूव स्केलिंग हायर। ओके हितेश, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सोने में खरीदारी करने की सलाह है, रणनीति आपकी स्क्रीन पर जो टारगेट और स्टॉप लॉस हितेश ने कमेंट कर रहे हैं। लेकिन जानकारों को एग्री कमोडिटीज में भी कमाई के मौके दिख रहे हैं। मॉनसून के कमजोर पड़ने से दालों की कीमतें बढ़ सकती हैं। ऐसे में एंजल कमोडिटीज के मुताबिक एनसीडीएक्स पर चने के जून वायदा में 47.35 के लेवल्स पर अगर आए तो वहां पे खरीदारी करें। 48.10 तक के लेवल्स तक आप इसमें टारगेट्स देख सकते हैं और इस सौदे में आपको, इस ट्रेड में आपको अपना स्टॉप लॉस 4700 के लेवल्स के आसपास लगाना होगा। दूसरी कमोडिटी सोया तेल है, इसके भी जून वायदा में 608 रुपए के आसपास के लेवल्स पर खरीदारी करें। ऊपर में भाव आपको 618 तक जाता हुआ नजर आएगा और इस सौदे में 605 रुपए के लेवल्स पर स्टॉप लॉस लगाएं। ध्यान रखें, जैसे कि एग्री कमोडिटीज की हम बात भी कर रहे हैं, मॉनसून जो फोरकास्ट था उसे मिस करता हुआ नजर आएगा। 30 मई 31 मई के आसपास कहा जा रहा था 1 जून की जो ऑनसेट डेट है उससे पहले मॉनसून हिट करता हुआ नजर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। साउथ वेस्ट मॉनसून में डिलेज हैं। अब तो आईएमडी भी कह रहा है कि 4 जून तक शायद हिट होता हुआ नजर आए, यानी कि अपने ऑनसेट डेट से भी 3 दिन डिले के साथ शायद यहाँ पे मॉनसून आता हुआ नजर आएगा, तो वो दिक्कत की बात है। लेकिन चलिए फिलहाल एक ब्रेक, आगे सौदा आपका, जहां हमारे साथ जुड़ेंगे आरके ग्लोबल के राकेश बंसल और बीएनपी पारिबा के गौरांग शाह। के बाद क्या करे छात्र, साइंस या फिर कॉमर्स की करे पढ़ाई? छात्रों के सामने क्या है ऑप्शंस? करियर के लिए कौन से है बेहतर कोर्स? बीएनपी की आवाज बनेगा आपका करियर गाइड, पूरे हफ्ते शाम 5 बजे। A2F presents Top Stock of the Hour, made for the top position. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इंडियन मार्केट्स का क्विकली एक चेक ले लीजिए। ध्यान रखें, हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन और क्रेडिट पॉलिसी से एग्जैक्टली एक दिन पहले बड़ा सबड्यूड शांत ट्रेड इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा फ्राइडे को इंडियन मार्केट्स में बेहद तगड़े मूव्स थे, 1.25% के आसपास के गेन्स थे, अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम पिकअप होता हुआ नजर आया था। उसके बाद आज एकदम सपाट शांत कामकाज हो रहा है। सेंसेक्स निफ्टी महज कल फ्राइडे के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास इस समय ट्रेड करते हुए, हालांकि दिन के लोज से हल्की रिकवरी जरूर है। लोज इसीलिए क्योंकि इंटरनेशनल क्यूज बड़े पॉजिटिव नहीं थे। फ्राइडे को अमेरिकन मार्केट्स दबाव में थे, एक आधे से मेरे ख्याल से 2-3% की कमजोरी थी। यूरोपियन यूनियन के तमाम मार्केट्स तो तगड़ा प्रेशर झेल रहे थे, 2 से 2.5% तक की कमजोरी कई सारे मार्केट्स में वहां पे देखने को मिली थी। वो नर्वसनेस थी फ्राइडे को, क्योंकि ग्रीस का आउटकम का सब कीनली वेट कर रहे थे। होप्स थी कि संडे को ग्रीक क्राइसिस सुलझता हुआ नजर आएगा, सहमति बनेगी यूरोपियन यूनियन, आईएमएफ और ग्रीस के बीच में। ऐसा हुआ नहीं, तो ग्लोबल क्यूज बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं थे आज सुबह। लेकिन चीन के जो आंकड़े आए पीएमआई के, वो स्ट्रांग है। चीन के मार्केट, शांघाई के मार्केट्स में स्ट्रांग आउट परफॉर्मेंस है। तो मिक्स ट्रेंड्स थे। इंडियन मार्केट सबड्यूड कामकाज करते हुए, मिड कैप्स में हल्की खरीदारी है, लेकिन वो भी कहना चाहिए क्लोजिंग लेवल्स, प्रीवियस क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही हैं। स्मॉल कैप्स में भी सिमिलर पिक्चर आपको नजर आएगी, इसलिए मार्केट ब्रेथ भी बहुत ज्यादा रोबस्ट नहीं है। हर 4 गिरने वालों के सामने 5 स्टॉक्स ऐसे होंगे जो मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इकलौती एक फार्मास्यूटिकल पैक होगा जिसमें कमजोरी के साथ ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। सेक्टोरल इंडस्ट्रीज की मैं बात कर रहा हूं, अदरवाइज अक्रॉस द बोर्ड म्यूटेड बाइंग जरूर है। बैंक्स फोकस में है, तो बैंक निफ्टी रडा पे रखें। 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ वहां पे कामकाज होता हुआ। इनफैक्ट मेरे ख्याल से फ्राइडे को भी बैंक्स में 1.5% के आसपास बैंक निफ्टी में गेन्स थे, तो और एड ऑन करता हुआ क्रेडिट पॉलिसी के इवेंट से पहले। आज लेकिन जो स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन है, बहुत स्ट्रांग रिएक्शन है रिजल्ट्स रिलेटेड। ध्यान रखें, फ्राइडे और सैटरडे मैक्सिमम, सैटरडे तक सारे तिमाही रिजल्ट्स ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। अब हमने वो जो मार्च क्वार्टर की अर्निंग्स थी पूरी देख ली हैं। अब उसके बाद जो ओवर द वीकेंड फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद से जो नंबर्स आए थे, उन पे बड़े शार्प रिएक्शंस हैं। नेवली लिग्नाइट का स्टॉक आएगा, स्ट्रांग नंबर्स इस कंपनी ने घोषित करे, 9.5-10% की मजबूती के साथ ये काउंटर इस समय कामकाज करता हुआ। प्रतिभा इंडस्ट्रीज बड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है स्टॉक ने, अगर प्लीज वो स्टॉक्स दिखा सकें। नेवली लिग्नाइट आपकी स्क्रीन पर। प्रतिभा इंडस्ट्रीज 8% की मजबूती, स्ट्रांग मोमेंटम टॉप लाइन बॉटम लाइन में, ऑपरेशनली स्ट्रांग नंबर्स। तो पिछले कुछ दिनों की कमजोरी के बाद ट्रेंड रिवर्सल, आज 8% की मजबूती। बीईएमएल मेरे ख्याल से फ्राइडे को भी 6% की मजबूती थी, आज रिजल्ट आने के बाद 7% ऊपर ये स्टॉक कामकाज करता हुआ और बेहतरीन परफॉर्मेंस Q4 में। हालांकि इस कंपनी का मैनेजमेंट लगातार हाईलाइट कर रहा था कि Q4 वो क्वार्टर होगा जब अर्निंग्स में पिकअप देखने को मिलेगा। वाकई ऐसा हुआ है, बेहद स्ट्रांग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी है इस कंपनी का।
एक ही चीज पर नजर रखें कि किस हद तक यहां से फर्दर क्वार्टर्स में ये मोमेंटम जो Q4 में फाइनेंशियल से पिकअप करा है सस्टेन हो सकता है। ITI ये कंपनी प्रॉफिट्स में आई है वर्सेस क्यू ऑन क्यू लॉसेस वर्सेस ईयर ऑन ईयर लॉसेस, शायद उस बात का फायदा 5-6% की मजबूती है। सिप्ला नंबर्स मिक्स थे, कुछ पॉजिटिव्स थे कुछ निगेटिव्स थे, लेकिन स्टॉक 3% की मजबूती दिखा रहा है। पिछले 5-6 महीने से वैसे भी ये रिलेटिवली नॉन परफॉर्मर ही रहा है। मैंगलोर केमिकल जहां पे खबरें हैं कि शायद यूबी ग्रुप भी अपना स्टेक बढ़ाता हुआ नजर आएगा इस कंपनी में। तो आपको याद होगा जुआरी के ओपन ऑफर के बाद 50% के ऊपर जुआरी का स्टेक चला गया था, तो अब उस खबर के चलते 2-2.5% की तेजी है। जस्ट डायल के नंबर्स अच्छे हैं, बायबैक की बात हो रही है, 2.5% की मजबूती यहां पर है। एनएचपीसी के नंबर्स अच्छे हैं, 1.25% के आसपास के गेन्स हैं। बड़ा दिग्गज आया था लास्ट इन 2 ब्रो, सैटरडे को नंबर्स आए थे, नंबर्स कमजोर हैं लेकिन नंबर्स में हाईलाइट ऑर्डर बुक एक्रीशन और आउटलुक की जिस मैनेजमेंट बात कर रहा है, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा स्पेस में जिस तरह का थ्रस्ट मिल रहा है, तो इसीलिए आप देख रहे हैं स्टॉक में प्रेशर नहीं है, क्योंकि आप जिस तरह से ऑर्डर बुक एक्रीशन है वो कॉन्फिडेंस दे रहा है आउटलुक के लिहाज से। 0.5% के आसपास की गेन्स यहां पर है। लेकिन मैंने कहा था फार्मास्यूटिकल्स में दबाव है, सिप्ला जरूर अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। सन फार्मा का स्टॉक देखिए, पहली बार सन और रैनबैक्सी कंबाइन ने अपने नंबर्स घोषित करे थे और सारे एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन शायद गलत पड़े इस कंपनी को लेकर। सन फार्मा का स्टॉक 9% कमजोर है, मार्जिन्स में तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन है, प्रॉफिटेबिलिटी में तगड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। जहां हम 4 डिजिट प्रॉफिट्स की बात कर रहे थे, 3 डिजिट पे इस कंपनी के प्रॉफिट्स आए, इसलिए स्टॉक पे ऐसा रिएक्शन है। ग्लेनमार्क फार्मा आपसे कुछ देर बाद इस कंपनी के मैनेजमेंट से हम बात भी करेंगे, 3.5% की कमजोरी के साथ ये स्टॉक भी ट्रेड करता हुआ। लेकिन चलिए आपको जो तमाम स्टॉक्स हैं उन पर सलाह देने के लिए आज हमारे साथ आरके ग्लोबल के राकेश बंसल और BNP पारिवारिक के गौरांग शाह जुड़ रहे हैं। गौरांग, सबसे पहले तो रिजल्ट सीजन क्योंकि ऑलमोस्ट अब तो खत्म ही हो गया है, कैसा रहा है ये परफॉर्मेंस, और इन नंबर्स को देखकर अभी भी डर है क्या कि FY16 में पिकअप होगा नहीं होगा वाकई इंडिया इंक का, क्योंकि अब तक तो तमाम अटकलें लगाई गई थी, तमाम गेस एस्टिमेट जो थे हम लोग उस पर मिस आउट करते हुए नजर आए हैं। सेक्टोरली एंड बाय एंड लार्ज अगर आप तुलना करें इस तिमाही के नतीजे जो हमने देखे हैं, तो जाहिर है वहां पर निराशा काफी हद तक हाथ लगी, और खास करके कुछ क्षेत्र से जहां से ये उम्मीद थी कि रुझान जो है वो सकारात्मक होगा। अब सूरत हाल कितनी जल्दी बदलते हैं ये देखना जरूरी होगा। जमीनी स्तर पर जिस तरीके से सरकार के तरफ से कदम उठाए जाएंगे, ब्याज दरों में किस तरह से बदलाव होता है, तो मुझे ये लग रहा है कि अर्निंग्स को अपने जो सूरत हाल है उसमें सुधार करने में कम से कम 1 या 2 तिमाही का समय लग सकता है। और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि पिछले कुछ समय में मूल्यांकन को लेकर के काफी ऊपर की तरफ के इजाफे देखे थे। अगर ये मूल्यांकन अगर आप नतीजों या फिर अर्निंग्स पर निर्भर करते हैं तो थोड़े बहुत ऊपर की तरफ थे, तो एक रियलिस्टिक मेरे ख्याल से अब करेक्शन आया है और उसके पश्चात अब ये कंसोलिडेशन का दौर होगा। और बाजार भी मुझे नहीं लग रहा है कि आपको 3-6 महीने में बहुत ही ऊपर की तरफ के दायरे देखने मिले। एक कंसोलिडेशन हो ताकि अगला ऊपर की तरफ का पड़ाव जो भी हम देखें वो हम झेल सके और वहां पर टिक सके। चलिए, तो 1 से 2 क्वार्टर्स और लग सकते हैं इंडिया इंक के वाकई फंडामेंटल से फाइनेंशियल से क्वार्टरली परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट में। वैसे तो रिजल्ट्स पे एक स्नैपशॉट था, ध्यान रखें आज एक डिटेल्ड कवरेज हमारी रिजल्ट्स पे होगी 12:30 बजे दिन में, जब हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे बाजार के ब्रोकरेजेस के, जो बताएंगे रिजल्ट सीजन कैसा रहा और यहां से इंडिया इंक के लिहाज से आउटलुक कैसा नजर आता है। लेकिन गौरांग, कल जो क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है, वाकई क्या रूम है, कितना रूम है? 1/4% क्या 25 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का एक कट आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या, और उसके बाद एक लॉन्ग पॉज? वेल, देखिए गवर्नर साहब की सोच और समझ पर किसी तरह का आकलन लगाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज अनप्रिडिक्टेबल है। और 1/4 का अनुमान तो ज्यादातर बाजार में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ये भी लगा करके चल रहे हैं और हम भी लगा करके चल रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से एक नीजक रिएक्शन ऊपर की तरफ आपको बाजार में देखने मिलेगा। बैंकिंग, इंटरेस्ट सेंसिटिव NBFCs और ओवरऑल शेयर बाजार में एक सूरत हाल सुधरती हुई नजर आएगी। लेकिन क्या ये कितना टिक पाएगा, और अगर 25 बेसिस पॉइंट की कटौती नहीं होती है तो क्या विपरीत चाल बाजार चलेगा, ये मेरे ख्याल से सवाल बहुत बड़ा है कंपेयर टू 25 बेसिस पॉइंट कट, क्योंकि 1/4 का अनुमान ज्यादातर लोगों का है और वो ऑलरेडी प्राइस इन है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा फर्क बाजार में पड़ेगा। हाँ, ऊपर की तरफ के रुझान हो गया, फिर अगली कटौती कब देखने मिलेगी और कितनी मात्रा में देखने मिलेगी, मेरे ख्याल से ये तो जो आंकड़े अर्थव्यवस्था के उभर करके आएंगे, महंगाई दर के, विकास दर के और IIP के, और मौसम बरसात का बहुत जल्द मेरे ख्याल से दस्तक दे देगा उत्तरी सदर्न इंडिया में,
तो वो भी मेरे ख्याल से एक फूड इन्फ्लेशन पर निर्भर करता है। तो मुझे लग रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट शायद आपको कल देखने मिले। उसके बाद बरसात की बारिश की सीजन जब खत्म हो जाती है क्या इम्पैक्ट आता है उसके पश्चात आपको देखने मिलेगा। राकेश, चार्ट्स के कह रहे हैं निफ्टी कैसा लग रहा है आपको? इससे पहले जब दरों में कटौती हुई थी तब तो बाजार ने टॉप आउट कर दिया था, कल भी ऐसा लाइक्लीहुड प्ले आउट हो सकता है क्या सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आशीष जी, निफ्टी देखें तो निफ्टी ने फ्राइडे के सेशन में 8355 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाया है और मेरा ऐसा मानना है निफ्टी में ट्रेंड इंटैक्ट है। उस दिन भी हमने एक बाय कॉल दी थी, उस समय 8270 का स्टॉप लॉस था। अब ये स्टॉप लॉस 8369 के लेवल पे आ चुका है। मेरे को लगता है कि एक रैली बनेगी आशीष जी। इससे पहले जो 2 बार रेट कट हुए थे तब मार्केट्स में चार्ट्स के ऊपर कोई ऐसे इंडिकेशन नहीं थे। इस बार चार्ट्स पहली बार कोई इंडिकेशन दे रहे हैं कि एक अच्छा अपमूव बैंकिंग स्टॉक्स में बन सकता है, बैंक निफ्टी में बन सकता है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक में बन सकता है। और मुझे लगता है इस बार की कुछ पॉजिटिव आएगा और एक अच्छी रैली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में दिखाएंगे। आप देखिए आशीष जी, ग्लोबल मार्केट्स बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है, उसके बाद भी आज के सेशन में हम बिल्कुल लेवल्स को होल्ड कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव संकेत है। बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर स्पेशली प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के अंदर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है। मुझे लगता है एटलीस्ट एक रैली शॉर्ट टर्म में बनती हुई दिखेगी। तो राकेश, आप कॉन्फिडेंट है वो जो कहा जा रहा था 8450 8500 का बड़ा तगड़ा कंजेशन जोन है, हम उसे इस बार मोमेंटम में ब्रीच करते हुए नजर आएंगे? और अगर आप बैंक निफ्टी को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट है, मेरे ख्याल से 18750 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी है, अगर मैं लॉन्ग कर रहा हूं तो किन टारगेट्स के लिए अप्रोच करूं सर? देखिए आशीष जी, मैं कॉन्फिडेंट हूं निफ्टी एक बार को रैली दिखाएगा। 8500 को ब्रीच करने का भी पोटेंशियल रखता है। बट एक चीज पे डाउट है कि ग्लोबल मार्केट सपोर्टिव नहीं है। देखना यह है कि ये रैली कितनी देर सस्टेन करती है, इन चीजों को देखना पड़ेगा। और बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी 19,350 से लेकर 19,450 तक की रैली इजीली दिखा सकता है। ओके, चलिए राकेश, गौरांग, आप दोनों हमारे साथ बन रहिए। आगे हमारे दर्शकों की जो तमाम क्वेरीज आई हैं उनके सॉल्यूशंस आपसे लेंगे सर, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फोकस करेंगे ITL पे, यानी कि इंडियन ट्रेडर्स लीग पे। इस छोटे से ब्रेक के बाद देखेंगे क्या है लीडरशिप बोर्ड, कौन जीत रहा है, और एक कोशिश करेंगे उन्हें एक्सपर्ट से जो ITL में इस टाइम पे लीड कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और CNBC आवाज हमेशा आपको निवेश करने के लिए उत्साहित करता है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि पैसा हाथ का मैल नहीं, आपके चेहरे की मुस्कुराहट है। फाइनेंशियल लिटरेसी की हमारी मुहिम में हम लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मुहिम को आगे बढ़ा रहा है इंडियन ट्रेडिंग लीग। CNBC आवाज पर शुरू हुए इस महामुकाबले में हम 4 कैटेगरी में खिलाड़ियों को खिला रहे हैं। ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, विमेन और कमोडिटी कैटेगरी में खिलाड़ी अपने अपने दांव लगा रहे हैं। बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जो अपनी अपनी कैटेगरी में आगे चल रहे हैं। ट्रेडर्स लीग में 76.9% के साथ विश्वेश रावल पिछले हफ्ते के विनर रहे हैं, जबकि विमेन्स लीग में अनसुआ भट्टाचार्य जीती हैं। कमोडिटी लीग में निखिल देसाई पहले नंबर पर हैं। लेकिन चलिए ट्रेडर्स लीग में विजयी विश्वेश रावल से हम बात करते हैं। विश्वेश जी, एक हफ्ते में 77% के रिटर्न्स, गजब कर दिया सर आपने। क्या रणनीति थी, क्या स्ट्रैटेजी थी? सर देखिए, मैं जब भी कभी कोई ट्रेड करता हूं उसे हमेशा प्लान करता हूं और सबसे पहले उसका मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूं और फंडामेंटल्स भी चेक करता हूं। लेकिन मेरा ज्यादा जोर टेक्निकल एनालिसिस चेक करने पर रहता है। मेरा ये मानना है कि फंडामेंटल एनालिसिस से हमें ये बात तो पता चलती है कि स्टॉक्स कैसा है, लेकिन कब उसे खरीदना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस से पता चलता है। तो हमेशा मैं अपने ट्रेडिंग में स्टॉप लॉसेस रखता हूं और हमेशा उसे हेज करके चलने की कोशिश करता हूं। तो मेरी रणनीति यही रहती है कि मैं ऐसा स्टॉक चुनूं जो डेरिवेटिव में भी ट्रेड होता है, ताकि मैं उसे पुट के माध्यम से हेज कर सकूं। तो विश्वेश जी, मतलब आप टेक्नो फंडा कॉल्स पे बिलीव करते हैं। आपने कहा खासतौर पे पुट्स खरीदने का मजा आता है आपको, या फिर उन स्टॉक्स में जो डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं उन पे आप ज्यादा फोकस करते हैं। बीते हफ्ते जो 77% के रिटर्न्स आए हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक स्टॉक था, ऐसा कोई स्पेसिफिक पुट था जिसने इतने गजब के रिटर्न्स आपको कमा के दे दिए सर, या फिर अक्रॉस द बोर्ड आपका पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा था? नहीं, मैंने अदानी एंटरप्राइजेज की पुट खरीदी थी 780 की, जून सीरीज की, और स्टॉक तगड़ी बटाई हुई बीच में।
उसकी तगड़ी पिटाई हो गई। एक्चुअली वीकली चार्ट्स अगर हम देखेंगे अदानी एंटरप्राइजेज के, तो स्टॉक तो बुल ट्रेंड में है, लेकिन वो नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ बढ़ रहा था। वॉल्यूम्स उतने नहीं आ रहे थे, और 780 का एक सपोर्ट लेवल था जिसका मैं ब्रेक होने का इंतजार कर रहा था, और 800 का वो रेजिस्टेंस ले रहा था। इसकी मिडिल एज, जो बॉलिंगर बैंड की मिडिल एज है, वो 740 पर थी, तो मैंने उसका 740 का टारगेट लेकर चल रहा था, और वही वैसे ही हुआ जैसे मैंने सोचा था। 15 रुपीज की पुट 60 रुपए में हो गई, और 500 का लॉट था, तो इस वजह से 7500 रुपीज मेरे उसी में 30,000 बन गए। अच्छा, क्विकली सर, क्या रणनीति बना रहे हैं इस हफ्ते के लिए? ग्रेड पॉलिसी से पहले क्या बायसनेस है निफ्टी को लेकर आपकी? देखिए, मैं टेक्निकल आदमी हूँ, तो मैं टेक्निकली, मुझे अभी निफ्टी इतनी बुलिश नहीं लग रही है। मैं निफ्टी को लेकर इतना बुलिश नहीं हूँ। निफ्टी ने ऑलरेडी डबल टॉप बनाया हुआ है, तो कोई स्टॉप लॉस लेकर सेलिंग की रणनीति रहेगी मेरी। विश्वेश जी, चलिए, कांग्रेचुलेशन सर। उम्मीद करते हैं आगे भी आप ऐसी लीडरशिप बुक में सबसे आगे चलें। लेकिन इंटरेस्टिंग है, विश्वेश जी के 77% रिटर्न्स हैं। अगर वो लीडरशिप बोर्ड एक बार फिर से दिखा सके ट्रेडिंग लीग का, बाकी कंटेस्टेंट्स भी क्लोजली आते हुए, विक्रम बंसल ऑलमोस्ट 75% के रिटर्न्स क्लॉक करते हुए, तो गजब का मोमेंटम इन लोग के पोर्टफोलियो में बीते एक हफ्ते में देखने को मिला है। लेकिन आपको यहीं भी बता दूं, विमेंस लीग में 14% के रिटर्न के साथ अनसुआ भट्टाचार्य, जो डमडम पश्चिम बंगाल से हैं, सबसे आगे चल रही हैं इस समय। उनसे हमारी इस समय बातचीत नहीं हो पा रही। 14% के ऊपर के रिटर्न्स उन्होंने यहां पर कमाए हैं। लेकिन आईटीएल के जरिए आप भी 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। हिस्सा लेने के लिए आप www.indiantradingleague.com पर रजिस्टर करें। इसमें ट्रेडिंग के लिए आपको 25,000 रुपए जमा करने होंगे, और बड़े से बड़े ट्रेड पर सिर्फ 20 रुपए का ब्रोकरेज लगेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और सौदा आपका मैं आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। कंस्ट्रक्शन दिग्गज एल&टी ने चौथी तिमाही के नतीजों से किया निराश। मुनाफा 27% लुढ़का, लेकिन मजबूत ऑर्डर बुक से आगे के लिए संकेत काफी अच्छे। फिर बढ़े एटीएफ के दाम। आईओसी ने घरेलू एयरलाइंस के लिए एटीएफ 7.5% महंगा किया। एलपीजी भी 11 रुपए महंगा हुआ। आज से मोबाइल, रेस्टोरेंट्स में खाना और ट्रेन, हवाई सफर हुआ महंगा। सर्विस टैक्स की दर बढ़कर 14% हुई। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरना किया आसान। सरल फॉर्म में विदेश यात्रा की जानकारी या खर्च बताना नहीं होगा जरूरी। इस साल 31 जुलाई के बजाय 31 अगस्त तक भरा जा सकेगा रिटर्न। और डिजिटल इंडिया की तैयारियों पर प्रधानमंत्री की आज अहम बैठक। कमेटी देगी डिजिटल इंडिया पर प्रेजेंटेशन। जल्दी सरकार करेगी डिजिटल इंडिया वीक का ऐलान। लेकिन चलिए फोकस करते हैं आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर। और हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में दबाव। सेंसेक्स निफ्टी में मामूली गिरावट, मिड कैप शेयरों में हल्की बढ़त पर कारोबार। फार्मर ऑटो शेयर गिरे। लेकिन फोकस, जैसे मैं कह रहा था, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर पे करते हैं। ध्यान रखें, वो द वीकेंड इस कंपनी ने अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करे। 2.5 से 3.25% के आसपास की मजबूती के साथ ये कामकाज कर रहा है। और आईआरबी इंफ्रा के सीएमडी साहब मिस्टर वीरेंद्र माहेश्वर जुड़ना है हमारे साथ एक बोर्ड रूम के लिए। माहेश्वर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीएमडी से आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। क्विकली सबको रन थ्रू करा दूं। Q4 के नंबर्स में बता रहा हूं, साल दर साल ये नंबर्स हैं। बिक्री 12%, 12.25% का उछाल साल दर साल। मार्जिन में 750 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है, और मुनाफा 26.5% तक ग्रो करा है ईयर ऑन ईयर। माहेश्वर साहब, मैं नंबर्स देख रहा था, स्टेडी अच्छे Q4 नंबर्स आपने डिलीवर करे हैं, पर उन नंबर्स में अगर मैं देखूं तो बीओटी डिवीजन से एक स्टेलर परफॉर्मेंस है, लेकिन शायद कंस्ट्रक्शन में रेवेन्यूज में कुछ कमजोरी है, या फिर जो बाजार एंटिसिपेट कर रहा था उससे म्यूटेड परफॉर्मेंस है। कोई खास वजह इस दबाव की, और फिर यहां से किस तरह का मोमेंटम आप दोनों ही सेगमेंट्स में देख रहे हैं? नमस्कार। कंस्ट्रक्शन में आपका जो देखना है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स के फाइनेंशियल क्लोजर अभी अभी हुए हैं, तो जो कंस्ट्रक्शन ऑर्डर बुक है 10,800 करोड़ का, उसका एग्जीक्यूशन में कुछ डिले आने के कारण कंस्ट्रक्शन ऑर्डर बुक स्लगिश रहा है। बट ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स का नंबर बढ़ते हुए बीओटी प्रोजेक्ट्स में वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छी दिखी गई है, और उस वजह से ओवरऑल एबिटा काफी इंप्रूव होने में मदद हुई है।
ओके, अच्छा, इस बीच आपकी स्क्रीन पर मारुति सुजुकी के बिक्री के आंकड़े डिटेल में आगे बातचीत करूंगा आपसे सबसे, लेकिन मई के जो बिक्री के आंकड़े आए, कुल बिक्री के 13% का आसपास का उछाल है। 1,14,000 यूनिट यहाँ पे गाड़ी बिकी है, तो साल दर साल 14% के आसपास का जंप है। घरेलू बिक्री उसमें 1.02 के आसपास है का आंकड़ा है, इसका मतलब है बचा हुआ जितना है आप समझते हैं एक्सपोर्ट से आया है। इस पर आगे डिटेल में बात करूंगा, लेकिन क्योंकि महेश्वर साहब बैठे हुए हमारे साथ, महेश्वर साहब, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में हाईलाइट करा था, मार्जिन्स में तगड़ा 750 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का जंप है। ये मदद कहां से मिल रही है, और बी, फिर हम सब जानना चाहेंगे किस हद तक सस्टेनेबल है मार्जिन्स में जो एक्सपेंशन आप डिलीवर कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि जो 2 सेक्टर में हम काम करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो पैट मार्जिन है वो 10 से 11% का है, वेरएज जो एबिटा मार्जिन बीओटी पर साइड में है वो ऑलमोस्ट 85% होता है, क्योंकि जो ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट होती है प्रोजेक्ट की एक बार प्रोजेक्ट ऑपरेशनल होने के बाद, वो 15% से ज्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं होती है। और चूंकि इस क्वार्टर में ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स का जो रेवेन्यू है वो लगभग 50% है, इसलिए जो ओवरऑल एबिटा मार्जिन्स है उनमें खासी इंप्रूवमेंट देखी गई है। और आगे चलते हुए भी हमें लगता है कि जब तक कंस्ट्रक्शन और बीओटी के बीच में 50-50 टर्नओवर रहेगा, तब तक ये एबिटा मार्जिन सस्टेनेबल है। अच्छा, ये जो ऑपरेशनल बेनिफिट्स आपने ईक आउट कर रहे हैं इस Q4 में, उसका पूरी तरह से फ्लो बॉटम लाइन में नहीं दिख रहा, ऐसा लग रहा है रिस्ट्रिक्टेड है फ्लो, क्योंकि 750 बेसिस पॉइंट्स के जंप के बाद भी मुनाफे में मेरे ख्याल से सिर्फ 26-26% के आसपास का उछाल है। क्या इस बार ब्याज पर खर्च या फिर ऑपरेशन लेवल के नीचे के कोई फैक्टर्स प्ले अप करते हुए नजर आए हैं सर? देखिए, इस पर्टिकुलर ईयर में हमारे 2-3 प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल हो गए हैं, और ऑपरेशनल प्रोजेक्ट जब हो जाता है तो उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन खत्म होकर वो P&L को चार्ज होना शुरू हो जाता है। उस वजह से पैट का मार्जिन ग्रोथ जो है वो इतना नहीं दिखाई दिया गया है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, जब लास्ट क्वार्टर आपसे नंबर्स पे बातचीत कर रहा था तब आपने हाईलाइट करा था कि एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ ट्रैफिक के नंबर्स में या फिर ट्रैफिक ग्रोथ देखने को मिल रही है। उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादातर लोग कीनली वॉच करना चाहते थे कि सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में ग्रोथ मेंटेन होती है नहीं होती है। Q4 में कैसा रहा और FY16 के लिए कैसा आउटलुक स्टैकअप हो रहा है सर? मैं कहूंगा कि ये 4th क्वार्टर रनिंग है जिसमें हमने डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ देखी है। तो इसलिए हम इस चीज को बिलीव करना चाहेंगे कि ये वॉल्यूम ग्रोथ सस्टेनेबल है, और जब तक जीडीपी ग्रोथ अच्छी बनती दिखाई देगी तब तक ये वॉल्यूम ग्रोथ आगे भी सस्टेन होना पॉसिबल लगता है। अच्छा, NHAI की तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट, नितिन गडकरी की तरफ से बड़े एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। ऑन ग्राउंड कितने हालात इंप्रूव हुए हैं? क्या ऑर्डर्स वाकई तगड़ी तरह से ट्रिकल अप हो रहे हैं? इस टाइम पे आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑर्डर बुक कैसी है? डील पाइपलाइन कैसा नजर आ रहा है और कितने कॉन्फिडेंट है FY16 में जाते हुए सर आप? जहां तक ऑर्डर पाइपलाइन का सवाल है, NHAI हैज बीन ऑन रिकॉर्ड टू से कि भाई उनको 8,000 किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स इस साल टेंडर करने हैं, जिसमें से 50% प्रोजेक्ट्स जो है वो दे विल बी बिडिंग आउट ऑन BOT इज व्हाट दे हैव सेड। तो ये BOT स्पेस में हम जरूर बिडिंग करेंगे, और ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट में हम प्रेफर्ड बिडर करके उभर के आए हुए हैं, जो 6 लेनिंग ऑफ आगरा इटावा प्रोजेक्ट है, और आगे चल के भी जैसे जो वायबल प्रोजेक्ट दिखेंगे उसमें हम बिड करेंगे। ओके, लास्ट सवाल सर, आपका काफी समय ले लिया मैंने। कल क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है, क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं? और इस बार तो कहा जा रहा है जैसे पहले हाउसिंग को थ्रस्ट देने की कोशिश करी गई थी, शायद इंफ्रा को थ्रस्ट देने की कोशिश की जाए। क्या चाहिए स्पेसिफिकली इंफ्रा को इस बार पॉलिसी से? देखिए, कल क्या होगा क्रेडिट पॉलिसी में ये कहना मेरे लिए मुश्किल होगा, बट जो ट्रेंड है वो इंटरेस्ट रेट का आगे चलते हुए भी डाउनवर्ड मुझे दिखाई देता है, क्योंकि इन्फ्लेशन हैज कम डाउन सिग्निफिकेंटली, और इसलिए अब वेदर दैट कट विल हैपन टुमारो और इन द नेक्स्ट पॉलिसी आई कांट से ऑन दैट, बट जहां तक डायरेक्शनल अप्रोच का सवाल है, मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स आगे बढ़ते कमी होने के चांसेस ज्यादा दिखाई देते हैं। ओके, महेश्वर साहब बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। कांग्रेचुलेशन सर, स्ट्रांग नंबर्स के लिए। आईआरबी इंफ्रा का ये था मैनेजमेंट, CMD साहब। ध्यान रखें, वैसे ज्यादातर एनालिस्ट की वन ऑफ द टॉप पिक्स में देख रहा था ये कंपनी है, क्योंकि जिस तरह का प्ले है रोड सेक्टर पे, जिस तरह की इसकी पोर्टफोलियो स्ट्रेंथ है, लेवरेज कम है इस कंपनी का, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज हैं, बैलेंस शीट थोड़ी सी बेहतर है, और अच्छी खासी किटी है ऑर्डर्स की, उसको देखते हुए ज्यादातर लोग मानते हैं कि इंटरेस्टिंग कंपनी हो सकती है। गौरंग, आईआरबी इंफ्रा आपको पसंद है? क्या कॉल होगा आपका इस पे?
आशीष, पहले तो डिस्क्लोजर के हाँ हमारी पॉजिटिव कवरेज है IRB इंफ्रा पर, और जो नतीजा है मेरे ख्याल से एक समय बाद कुछ आशा की किरण दिखाई दे रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सूरत हाल सुधरते हुए नजर आते हैं। लक्ष्य हमारा बहुत ही करीब का है, मेरे ख्याल से 265 से लेकर के 285 तक का, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी बाधाओं के साथ जूझता हुआ नजर आता है। जैसे हम L&T के बारे में भी जिक्र कर रहे थे जब नतीजे आए थे कि पॉलिसीज और एग्जीक्यूशन को लेकर के कुछ तकलीफ है, वैसी तकलीफ यहां पर भी नजर आती है। मगर अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो मेरे ख्याल से आपको शायद ऊपर की तरफ के दायरे मिल सकते हैं। हाल फिलहाल ऑन दी हायर साइड 265 to 285 का लक्ष्य हमारा है IRB इंफ्रा। चलिए, तो प्रेफर्ड बेट है, लेकिन फिलहाल के लिए अपसाइड स्टॉक प्राइस के लिहाज से लिमिटेड नजर आती है। छोटा सा ब्रेक, गौरंग और राकेश हमारे साथ बने हुए, अब तक आपके सवाल जवाब शुरू नहीं हो पाए। इस ब्रेक के बाद पूरी तरह से उसी पे फोकस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे इस में पहले दर्शक गंगापुर से सुरेंद्र लोधा जी जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मेरा सवाल राकेश बंसल सर से है मेरा। अच्छा, बिल्कुल ठीक सर, बताएं। सर मेरे पास SBI है सर 100 शेयर 313 रुपए के, तो मैं सर एवरेज के ऊपर है मेरा सवाल ये सर। हाँ। तो मैं सर अगर SBI को मैं एवरेज करता हूँ तो मैं किस लेवल पे एवरेज करूँ, और एवरेज भी मैं करता हूँ तो मैं इसमें 1 से 1.5 साल का अगर मैं नजरिया बनाता हूँ SBI को होल्ड करने पर, तो मिनिमम से मिनिमम कितने % की ग्रोथ की संभावना है सर? बिल्कुल ठीक। राकेश? आशीष जी, स्टॉक बढ़िया है, दुर्भाग्य से थोड़ा सा महंगा लिया हुआ है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये जो इनके प्राइजेस हैं इनको जल्दी देखने को मिलेंगे। अगर इनको एवरेज करनी है तो मेरा ऐसा मानना है किसी भी गिरावट में स्टॉक, जैसे अभी 270 के अराउंड था, 270 से लेकर 275 एक एक्सीलेंट बाइंग जोन है। किसी भी गिरावट में इस तरह के अराउंड एवरेज करें। मुझे लगता है कि स्टॉक में एक रैली बनेगी और 6 से 6 महीने में मेरे को लगता है 330 प्लस के लेवल्स इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए चंडीगढ़ से SM भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भट्ट साहब हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। सेम टू यू, गुड मॉर्निंग सर। मेरा जो है एक तो अदानी इंटरप्राइजेज दिया है मैंने, उसने 780 के रेट पे लिए हैं 50 शेयर। हाल की हाई में ले लिया आपने? हाँ जी, बहुत हाई में ले लिया, और उसमें मतलब काफी वॉलेटिलिटी इसमें देखी गई है, काफी डाउन आ गया सर उसमें। और उसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस है, मैंने 430 के 200 शेयर दिए हैं, इसमें मतलब काफी लॉस है सर उसमें। वो 430 की बाएंगे तो 7-8 रुपए के आसपास पर शेयर लॉस होगा, है ना? जी अच्छा। सर, एक ABB में मैं सवाल लेना चाह रहा हूँ। ABB है मेरे 20, बहुत पुरानी बाइंग है, मतलब 2008 की, और उसके आगे क्या करना चाहिए? 20 शेयर है 1500 के लगभग। 1500 की बाइंग है तो वो भी 1300-1350 पे चल रहा है। अच्छा ये बताएं भट्ट साहब, अदानी इंटरप्राइजेज LIC हाउसिंग फाइनेंस लंबी अवधि के लिहाज से लिया था या फिर ट्रेडिंग के नजरिए से उतरे थे आप इस पे? नहीं सर, ये तो LIC हाउसिंग फाइनेंस तो लंबी के लिए है, मतलब काफी लॉन्ग टर्म के लिए है, और ये अदानी वाला जो है थोड़ा टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था। आगे क्या करना चाहिए सर उसमें? और मैं आपका CNBC की आवाज बहुत शुरू से बिगिनिंग से ही देख रहा हूँ सर आपका प्रोग्राम में। थैंक यू भट्ट साहब। गौरांग, LIC हाउसिंग फाइनेंस 430 की बाइंग है, उसी के आसपास 7-8 रुपए नीचे चल रहा है, लंबी अवधि के लिहाज से क्या अट्रैक्टिव लगता है आपको? अदानी इंटरप्राइजेस पे कोई कॉल होगा? जो रिसेंट प्रेशर आया था उसके बाद किसी को भी क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अडानी एंटरप्राइज पर तो कवरेज नहीं है आशीष, तो टिप्पणी नहीं दे पाएंगे। LIC हाउसिंग पर बेशर्त यहाँ पर ये और भी जोड़ सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। एज अ डिस्क्लोजर हमारी पॉजिटिव कवरेज है, 510-520 का लक्ष्य हम साल भर के नजरिए से तय कर रहे हैं। और कल एक बहुत बड़ा इवेंट है क्रेडिट पॉलिसी के रूप में, अगर ब्याज दरें घटती है तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, मिसाल के तौर पर HDFC, LIC, GIC, दीवान हाउसिंग जैसी कंपनियों को भी फायदा मिल सकता है। लोअर इंटरेस्ट रेट्स आर ऑलवेज अ बिग ट्रिगर फॉर हाउसिंग फाइनेंस, इंटरेस्ट सेंसिटिव कंपनीज, बैंकिंग और ओवरऑल इक्विटी मार्केट के लिए। SBI पे जो उनका सवाल था, ऊपर के तरफ उनका निवेश है 313 के आसपास, मौजूदा स्तर पर मेरे ख्याल से और भी जोड़ सकते हैं। गिरावट काफी सीमित है, नीचे की तरफ दायरे हमें काफी सीमित लग रहे, और 345 से 365 का लक्ष्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लेकर के चल सकते हैं। अडानी एंटरप्राइज अनफॉर्चुनेटली टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। अडानी एंटरप्राइजेस, राकेश क्या करना चाहिए इनको? इन्होंने तो रिसेंट हाईस पे ले लिया, वहां से एकदम तगड़ा प्रेशर स्टॉक झेल रहा है, आज भी कमजोरी 2-2.5% के आसपास की। आशीष जी, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, एकदम हाईस के अराउंड स्टॉक को खरीदा है, इस कारण से वहां से स्टॉक ने करेक्शन ली है, तब इसलिए पेन हो रहा है। मेरे को नहीं लगता है कि यहां से कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। नीचे में 635 से लेकर 650 एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, और किसी कारण से अगर स्टॉक 650 के अराउंड आता है और पॉकेट इनकी अलाउ करती है तो मैं सलाह दूंगा एवरेजिंग करें, जिससे इनकी कॉस्ट कम होगी, और पोजीशन को होल्ड करते हैं तो दोबारा से स्टॉक
800 के लेवल तक की रैली दिखा सकता है। ओके, चलिए एक काम करते हैं, आप एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दूं 4 जून को यानी कि इस हफ्ते गुरुवार को हम लेकर आ रहे हैं सीएनबीसी आवास ट्रैवल अवार्ड्स 2015। छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से इस ट्रैवल अवार्ड का आयोजन रायपुर में होगा। ये सीएनबीसी ट्रैवल अवार्ड्स का 9वां साल है। इसमें मुख्य अतिथि होंगे छत्तीसगढ़ के सीएम डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय टूरिज्म राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा और छत्तीसगढ़ के टूरिज्म मंत्री दयालदास बघेल खास मेहमान होंगे। ट्रैवल अवार्ड के जरिए सीएनबीसी आवास टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ी संस्थाओं, कंपनियों और व्यक्तियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय बाजारों का इंट्राडे चार्ट देखिए तो कुछ गेन्स अब ईक आउट करते हुए भारतीय बाजार 60 अंक के आसपास की मजबूती सेंसेक्स में है। निफ्टी भी 12-13 अंक के आसपास की मजबूती के साथ 8450 के बेहद करीब इस समय कामकाज करता हुआ ऑलमोस्ट दिन के हाईज पे इस समय भारतीय बाजार ट्रेड कर रहे हैं। तो धीरे धीरे मोमेंटम पिकअप होता हुआ आपको इंडियन मार्केट में नजर आएगा। इस पर नजर रखेंगे, कॉन्स्टेंटली अपडेट देते रहेंगे आपको। मिड कैप्स भी 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ इस समय कामकाज कर रहे हैं। लेकिन चलिए जोधपुर चलते हैं और हमारे साथ अशफाक अहमद साहब जुड़ रहे हैं। अशफाक जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। हाय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर। हेलो सर, मेरा जेट एवरेज का 300 शेयर लिए हुए है। शुक्रवार को लिया मैंने 404 रुपए से और अभी वो घट गया सर। अभी आज भी 5-6% मेरे ख्याल से कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। वीकेंड रिजल्ट आते हैं। अशफाक साहब, लंबी अवधि के लिहाज से लिया था कि आप ट्रेडिंग के मेंटालिटी के साथ उतरे थे, रिजल्ट से पहले खरीदना चाहते थे? हाँ सर, तो अभी क्या करूं सर आपके हिसाब से? नहीं तो आपकी नजरिया क्या था, लंबी अवधि का है छोटी अवधि का है? सर ऊपर मतलब बढ़ने का है। चलिए मैं मान लेता हूँ टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक में क्या करना चाहिए? गौरांग, जेट एयरवेज आपके कवरेज में है क्या? नंबर्स में लॉसेस तो रिड्यूस हुए, लेकिन आज सुबह जो खबर आ गई कि एटीएफ की कीमतें फिर 7-7.5% मेरे ख्याल से बढ़ा दी गई हैं, वो उसका ज्यादा इंपैक्ट है। 5-6% के आसपास की कमजोरी, क्या करें ये सर? आशीष, पूरे एविएशन सेक्टर पर हम काफी लंबे समय से नकारात्मक रहे और आने वाले काफी लंबे समय तक नकारात्मक रहेंगे। और बार बार आप ही के चैनल पर मैंने जब प्रदीप से, अनिल जी से, हर्षदा से बात की है तो मैंने यही राय दी है लोगों को कि हवाई क्षेत्र के शेयर न खरीदें, टिकट जब सेल आती है तब फायदा उठाएं और छुट्टी पर चले जाएं। चलिए, तो दूर रहे इस काउंटर से, कोई भी मौके देखें तो आप इससे एग्जिट करें। एविएशन कंपनीज में ज्यादा दमखम नजर नहीं आता है। एटीएफ के दाम बढ़े, ध्यान रखें, उसका भी तगड़ा इंपैक्ट है। 7.5% के आसपास एटीएफ की प्राइस हाइक कर दी गई है। कोटा से नवीन गर्ग जी का सवाल है हमारे साथ, जुड़ भी चुके हैं नवीन जी। नवीन जी हाय, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल सर। सर सीएनबीसी आवाज का बहुत बड़ा फैन है सर मैं। अरे ग्रेट सर, थैंक्स सर डन। क्या सवाल है सर? सर 1 ईयर पहले मैंने 62 रुपीज की प्राइस पे 1175 शेयर खरीदे थे अडानी पावर। 62 की बाइंग हुई थी, ऑलमोस्ट आधा कैपिटल तो वाइप आउट हो चुका है आपका, है ना? हाँ, और अभी मैंने जैसे निफ्टी का है 7500 आने का है, तो मैंने मेरे पोर्टफोलियो में 1 लाख रुपए और रखा था कैश के लिए। 7,500 निफ्टी जब आएगा तब खरीदारी करेंगे आप? हाँ जी। आप वेट करें 7,500, आप दिक्कत देने वाले हैं हम सबको बाजार में। है जी, 7,500 के लेवल्स के लिए आप बाइंग का वेट कर रहे हैं? हाँ, तो सर अभी 39, 40, 41 के राउंड चल रहा है। अगर मैं इसके 2000 शेयर बाइंग करता हूँ तो मेरी एवरेज प्राइस आती है 50-51। पर अदानी पावर में क्या एवरेजिंग रिकमेंडेड होगी? राकेश, अदानी पावर 38 पे चल रहा है, 62 की बाइंग थी, जानना चाहते हैं एवरेज आउट करें? ये तो उनमें से जो मान रहे हैं बाजार में 7,500 के लेवल्स भी आने वाले हैं, क्या करें ये? देखिए आशीष जी, मेरा ऐसा मानना है कि एवरेजिंग तो अदानी पावर में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। स्टॉक का स्ट्रक्चर खराब लगता है, सेल ऑन दिल्ली वाला स्टॉक है, किसी भी उछाल पे इससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। जो ये पैसा लगाना चाह रहे हैं अदानी पावर के अंदर एवरेजिंग के नजरिए से, मैंने इन्हें राय दूंगा कि वो अदानी पावर में ना लगा के उसको बैंकिंग के अंदर, ये एक्सिस बैंक या कोटक बैंक में लगाते हैं तो मेरे को लगता है कि एक बेहतरीन रिटर्न होगी। अदानी पावर से किसी भी उछाल पे निकलने की राय रही। अच्छा, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक में इस तरह पैसा लगाएं या फिर आपको भी लगता है कोई सिग्निफिकेंट डाउनसाइड निफ्टी में आ सकती है और अभी शायद अट्रैक्टिव नहीं है मार्केट खरीदारी करने के लिए, या फिर एक्सिस कोटक में अभी भी लगाया जा सकता है, शिफ्ट अभी भी करा जा सकता है? आशीष जी, मेरा ऐसा मानना है इन स्तरों पे पैसा लगाना चाहिए। हमारी एज अ डिस्क्लोजर इन स्तरों पर ही हमने अपने क्लाइंट्स को आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक जैसे बैंक, अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक से खरीदने की राय दी हुई है और मेरे को नहीं लगता है कि मौजूदा स्तरों से कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन इस प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में देखने को मिलेगा। ओके, चलिए एक एसएमएस आया है जलपाईगुड़ी से पार्था सारथी मित्रा जी का, ये एसएमएस है। आईटीसी है,
आईटीसी में जानना चाहते हैं इनफैक्ट कि एंटर करें या ना करें। गौरांग, बहुत सारे लोगों का सवाल यही है, आईटीसी बड़ा नॉन परफॉर्मर, सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे अपने पीयर्स से कामकाज कर रहा है, लेकिन वैसी तमाम दिक्कतें भी हैं इस कंपनी के सामने। क्या इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव है, खरीदारी करूं मैं लंबी अवधि के लिहाज से? आशीष, पहले तो डिस्क्लोजर की हमारी कवरेज है यहाँ पर, लेकिन इस बारी जो नतीजे आए थे तो जो तंबाकू और तंबाकू पदार्थों का कारोबार है आईटीसी का, वहां पर काफी सालों बाद, मेरे ख्याल से 7 साल बाद एक डीग्रोथ वॉल्यूम में दिखाई दिया, जो कि ये दर्शाता है कि एक्साइज ड्यूटी के माध्यम के द्वारा में जो बढ़ोतरी की गई थी इनके जो भी सिगरेट बिजनेस के प्रोडक्ट्स हैं, वहां पर ये पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं, एक डीग्रोथ देख रहे हैं वॉल्यूम में, पहली बात। दूसरी बात, ये शुरुआत है, आने वाले तिमाही नतीजे में इसका असर और गहरा होता हुआ नजर आएगा, ये एक मेरे ख्याल से बहुत ही नकारात्मक बात। दूसरी चीज, जो अन्य कारोबार है आईटीसी के, वहां से जो मात्रा में योगदान आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है, तो ये दूसरी नकारात्मक बात है। मेरे मायने में अगर आपको कंज्यूमर एफएमसीजी क्षेत्र में निवेश करना है तो एचयूएल या फिर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स या फिर मैरिको या डाबर, ये हाल फिलहाल बेहतर विकल्प है। आईटीसी पे दूसरी भी खबर थी कि ये सोच मैनेजमेंट जता रही थी कि सिगरेट कारोबार को अलग करके दूसरी कंपनी में लिस्ट किया जाए, इस पर मेरे ख्याल से कोई और टिप्पणी नहीं आई। तो मेरा ये मानना है कि एफएमसीजी क्षेत्र में आईटीसी में फिलहाल थोड़ा दूर रहना चाहिए। ओके, तो अभी भी दूर है, इस काउंटर में खरीदारी ना करें सर। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, गौरांग और राकेश हमारे साथ बने हुए हैं, ब्रेक के बाद भी आपकी जो तमाम क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब दिल्ली की तरफ रुख करते हैं और दिल्ली से हमारे साथ अमित जी जोड़े हैं। अमित जी, हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। सर, मेरे पास आईसीआईसी बैंक के 100 शेयर पड़े हुए हैं 350 पैसे में, तो कल आरबीआई का कुछ वो पॉलिसी आनी है, तो मेरे को ये जानना था कि उसमें मेरे को क्या करना चाहिए, आज इसको बेच के अपनी पोजीशन क्लियर कर लेनी चाहिए या इसे मेरा 3-4 महीने तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ? राकेश, क्या करें, जिस लेवल पे बाइंग करिए उसी के आसपास चल रहा है, पॉलिसी का वेट कर रहे हैं, ये पॉलिसी से पहले कुछ मोमेंटम आप चार्ट्स पे देख रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप बैंक्स को लेकर तो आपने स्पेसिफिकली कहा पॉजिटिव है, तो आईसीआईसी बैंक में क्या बने रहेंगे? बिल्कुल आशीष जी, मुझे आईसीआईसी बैंक का भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव लगता है। अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो 306 रुपये 50 पैसे नीचे में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ट्रेडिंग का नजरिया है तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 306 रुपये 50 पैसे का, और मुझे लगता है कि यहां से आईसीआईसी बैंक में रैली ट्रिगर हो सकती है। ओके, तो बने रहिए यहाँ पे, शायद एक अच्छी रैली, अच्छा मोमेंटम। वैसे भी अपने पीएस के मुकाबले अंडर परफॉर्म ही कर रहा है इस काउंटर ने, 380 मेरे ख्याल से रिसेंट हाईज थे, उससे अच्छा खासा करेक्शन और अब तक बड़ा सबड्यूड परफॉर्मेंस इस प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस के दिग्गज ने डिलीवर करा है। दिल्ली से ही हमारे साथ पिया गुप्ता जुड़ रही है। पिया जी, आए, गुड मॉर्निंग मैम, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, ये हमें सवाल पूछना है सन फार्मा के बारे में। ओके, 20 शेयर है 978 के रेट पे। 978, ठीक है। एंड शिल्पा हेल्थ केयर है 20 शेयर, शिल्पा मेडिकेयर 900 के रेट पे। यस शिल्पा मेडिकेयर कितने पे है वो? 900 के, उसमें तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन सर ये आपने लंबी अवधि के लिए आज से स्टॉक्स लिए थे पिया जी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ? हाँ जी। ओके, गौरांग, 43 के रेट से 500 शेयर। पीपावाव भी है 43 के रेट पे, ठीक है, उसमें तो खैर अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, 60-61 रुपए पे चल रहा है वो काउंटर। गौरांग, सबसे पहले तो सन फार्मा रिजल्ट्स के बाद से स्टॉक में तो 8-9% के आसपास ही कमजोरी हो, कंसोलिडेटेड एंटिटी मेरे ख्याल से किसने अज्यूम नहीं करा था इतना सिग्निफिकेंट प्रॉफिट म्यूटेड होंगे, इतना ज्यादा मार्जिन पे प्रेशर देखने को मिलेगा। कैसे आपने वो आंकलन किया नंबर्स का, और सन फार्मा पे आप क्या कॉल होगी सर? डिस्क्लोजर हमारी कवरेज हमने अब भी बरकरार रखी है और इनको ये सोच के चलना चाहिए कि इनको 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है। अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो ये यहाँ पर और भी जोड़ सकते हैं। और उन सभी दर्शकों को आपके चैनल के मैं ये कहना चाहूंगा कि निराश ना होए, ये नतीजे जो आए थे रैनबैक्सी के मर्जर के पश्चात थोड़ा बहुत अंदाजा था कि थोड़ी नकारात्मक परिस्थिति बनेगी, लेकिन मेरे ख्याल से मैनेजमेंट ने ओवर कॉशियस व्यू लेकर के जितनी भी नकारात्मक परिस्थिति है वो इस तिमाही के जो नतीजा है वहां पर दूर करने की या उनको सुलझाने की कोशिश की, इस वजह से दबाव आया है परिणामों में इतना। एक तिमाही तक और मेरे ख्याल से दबाव बना रहेगा, लेकिन अगर आपका नजरिया 1 साल का है, मर्ज्ड एंटिटी जब इन सब नकारात्मक परिस्थिति गुजरने के बाद जो खड़ी होगी वो बहुत ही सक्षम होगी। और ये स्तर अक्सर आपको याद है आशीष, तो जो डाइची का 10% स्टेक बेचा था 10% डिस्काउंट में, तभी भी मेरे ख्याल से 880-800
70 के पास ये जा करके रुका था और फिर रिकवरी आई थी और आज भी वही स्तर हमें देखने मिल रहा है। तो मुझे यहां से नीचे की तरफ के दायरे काफी बिल्कुल ही नहीं लग रहे, काफी सीमित लग रहे। किसी को नए सलीके से निवेश करना है तो वो भी मैं कवायद करूंगा और अगर किसी को एवरेज करना है तो ये भी मेरी राय होगी कि इस स्तर पर आप एवरेज कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। ओके, तो पिया जी सन फार्मा चाहे तो एवरेज करें, बने रहें, लंबी अवधि के लिहाज से कॉल है ये। लेकिन राकेश, इनके दो स्टॉक्स और हैं, पीपावाव डिफेंस और शिल्पा मेडिकेयर। इन दोनों के चार्ट्स क्या कहते हैं? पीपावाव की खरीदारी 43 की है, शिल्पा मेडिकेयर की बाइंग मेरे ख्याल से 900 रुपए पर शेयर की है। देखिए आशीष जी, शिल्पा मेडिकेयर का टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट स्टॉक नीचे से काफी रैली ले चुका है और ऊपर में काफी नेगेटिव डाइवर्जेंस है। और जब भी ऐसी डाइवर्जेंस ऐसे छोटे काउंटर्स में देखने को मिलती है तो कभी वर्टिकल फॉल भी आता है और स्टॉक में इनको मुनाफा हो रहा है। जिन स्तरों पे इन्होंने स्टॉक को लिया है, मुझे नहीं लगता है कि वो कोई पोजीशन को लंबी अवधि के लिए स्टॉक को खरीद के होल्ड करने की लेवल्स हैं। इन्हें राय दूंगा शिल्पा मेडिकेयर में तो मुनाफा वसूली करके पोजीशन से बाहर आना चाहिए। दूसरा जो इनका स्टॉक है पिपावा शिपयार्ड, इसमें इनके साथ एडवांटेज है कि इन्होंने काफी नीचे का खरीदा हुआ है, यहां से एज ऑफ नाउ डाउनसाइड कम लगती है। बट मैं अगर इनकी जगह होता तो इन स्तरों पे पिपावा से निकलता और उस पैसे को प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में एक्सिस, आईसीआईसीआई, इंडसइंड बैंक या कोटक बैंक यहां पे मैं लगाता। ओके, चलिए अब इंदौर से हमारे साथ मनीष जैन साहब जुड़े हैं। मनीष जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। तो मैंने डीएलएफ के सेल खरीदे थे 191 रुपए, तो उससे ज्यादा क्या रखना चाहिए? बाय कर दूं। 198 की बाइंग थी आपकी। हाँ। गौरांग, अपने रीसेंट लोज जो देखे थे हमने वहीं के आसपास फिर से पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जब वो सेबी की गाज गिरी थी, अब भी फिर से 120 के आसपास आ गया। तब हालांकि 110 या उसके सब 110 के लेवल्स देखे थे हमने। 120 के लेवल्स के आसपास क्या करना चाहिए डीएलएफ पे? एक तो किसी फ्रेश इन्वेस्टर को क्या खरीदारी करने की दम रखना चाहिए, यहाँ पे खरीदारी करने की हिम्मत रखें? इनकी बाइंग 198 की है, ये क्या करें सर? वेल, ये सवाल कुछ समय पहले पूछ सकते थे और करीबन आधा हो चुका है इनका निवेश, तो आइंदा मेरे ख्याल से आप ध्यान रखें, पहली बात। दूसरी बात, मुशक्कत काफी कर रही है मैनेजमेंट डेट को कम करने के लिए, लेकिन वहां पर किसी तरह की सहायता या सहूलियत इनको नहीं मिल रही है। हालांकि आज भी कुछ 1000 करोड़ जुटाने की कोशिश, ऐसा कुछ खबर में आया था। एज अ डिस्क्लोजर, हमारी यहाँ पर बिकवाली की राय है, यानी कि आपके पास पोर्टफोलियो में है तो आप उछाल पर या इस स्तर पर जो भी आपका नुकसान भुगतने की क्षमता है वहां पर बेच दे। सेक्टरियली अगर आप पूछे हमें तो हम पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को एक ही रंग में नहीं रंगना चाहेंगे। एज अ डिस्क्लोजर, हमारी कवरेज गोदरेज प्रॉपर्टीज, महिंद्रा लाइफस्पेस, ओबराय रियलिटी और शोभा डेवलपर यहां पर बरकरार है और इन चारों ही कंपनियों पर डेट को लेकर के सवाल या निशान बिल्कुल नहीं है। एग्जीक्यूशन काफी बेहतर है और बैलेंस शीट भी काफी दुरुस्त। इंटरेस्टिंग। तो रियल एस्टेट में डीएलएफ में बिकवाली करने की सलाह होगी, लेकिन जिन कंपनीज की बैलेंस शीट मजबूत है इस स्पेस में, गौरांग उसको लेकर बुलिश है, चाहे वो गोदरेज हो, चाहे वो महिंद्रा हो, महिंद्रा लाइफ स्पेस की मैं बात कर रहा हूं, या मुंबई बेस्ड ओबराय रियल्टी हो, या बैंगलोर बेस्ड शोभा डेवलपर्स में कहा वो चौथा काउंटर था। इन चारों में पॉजिटिव कवरेज है, इन सब में आप खरीदारी कर सकते हैं चाहे तो अगर रियल एस्टेट में एक्सपोजर लेना, लेकिन डीएलएफ से एग्जिट करें। आप भी सर, आपने अच्छी खासी ऊपर के लेवल से बाइंग कर ली है, अभी भी मौके एग्जिट करके चलें, इस काउंटर में ज्यादा दम कम नहीं है। रियल एस्टेट में एक्सपोजर लेना है तो इन कंपनीज पे ज्यादा भरोसा रखें। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी हमारे एक्सपर्ट्स आपके तमाम क्वेरीज को सॉल्व करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब हमारे साथ दिल्ली से विजय चोपड़ा जी जुड़ रहे हैं। विजय जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। यार लॉजिस्टिक हमारे पास 300 शेयर हैं। वीआरएल लॉजिस्टिक्स? हाँ जी, हाँ जी। और तलवरकर फिटनेस। ओके, किस्ते पे आएंगे तलवरकर की सर? हाँ जी, तलवरकर हमारा 340 के है, 60 शेयर। हाँ जी। चोपड़ा साहब लंबी अवधि के निवेशक हैं? हाँ जी। गौरांग, दोनों कंपनी में किसी को ट्रैक करते हैं? वीआरएल लॉजिस्टिक्स हाल ही की लिस्टेड कंपनी आईपीओ के माध्यम के द्वारा एक छोटी पूंजी बाजार से जुटाई थी, जो कि विस्तार योजनाओं में लगाएंगे। अपनी जो कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर बसेस की जो फ्लीट है वहां पर इजाफे होंगे और उसके फलस्वरूप आपको मेरे ख्याल से टॉप लाइन बॉटम लाइन में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन आने वाले समय में होता हुआ नजर आएगा। डेट फ्री कंपनी है, बहुत जरूरी है ये, और मुझे लग रहा है कि अगर इनका नजरिया लंबी अवधि का जैसे जिक्र करते हैं, हाल ही में नतीजे आए थे जो काफी सकारात्मक थे, आशीष ये भी कहना चाहूंगा, तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहें।
दूसरी जो कंपनी का इन्होंने जिक्र किया तलवारकर का, उस पर हमारी कवरेज नहीं है तो हम टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। ओके राकेश, तलवारकर इस कंपनी में इनकी खरीदारी हुई है, 60 शेयर हैं, 340 की बाइंग हुई थी, उसी के आसपास चल रहा है, 6-6.5 रुपए पर शेयर के आसपास की गेन से, क्या करें? आशीष जी काफी बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। मुझे शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक री रेटिंग लगती है स्टॉक के अंदर। 315 से लेकर 320 इसका एक अच्छा सपोर्ट है और मुझे लगता नहीं है कि लेवल्स टूटेंगे। यहाँ पे एक अच्छा बेस बन रहा है। शॉर्ट टर्म में 400 के लक्ष्य हैं, अगर थोड़ा होल्ड करते हैं 8-1 महीने तक तो ऊपर में 435, 440 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये आपके लिए क्लियर कट चोपड़ा साहब अपडेट्स आते हुए दोनों ही स्टॉक्स पे। वीआरएल लॉजिस्टिक्स तो जैसे गौरंग हाईलाइट भी कर रहा था, मेरे ख्याल से गजब की लिस्टिंग हुई थी, गजब का रिस्पांस था आईपीओ के टाइम पे। 70-75 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, अगर मैं सही हूं तो 205 का इशू प्राइस था, वहां से अच्छे खासे रिटर्न्स दिए और यहां से भी अच्छा मोमेंटम शायद एक्सपेक्टेड है कि काउंटर में देखने को मिलेगा। कोरबा से अब हमारे साथ अनिल राठौड़ जी जुड़ रहे हैं। राठौड़ साहब गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। अनिल जी आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, पूछिए सवाल। हाँ, ये जेएसपीएल का शेयर अभी मैं लेना चाह रहा था, जैसे अभी उसका रेट डाउन हो गया है तो क्या अभी खरीदने में मुझे फायदा रहेगा? सिर्फ इसीलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि काफी पिटाई हो चुकी है और काफी लोअर रेट्स में मिल रहा है? इसके अलावा कुछ पढ़ाई करी इस कंपनी के बारे में सर आपने? जी ऐसे तो पढ़ाई नहीं की, उसके मार्केट रेट देखता था, वॉच करता था मैं। ठीक है अनिल जी, लंबी अवधि का लेना चाहेंगे तो लंबी अवधि के नजरिए से लेना चाहेंगे शायद जेएसपीएल? ये लॉन्ग टर्म के लिए। गौरांग 117 रुपए पे क्या किसी को जेएसपीएल खरीदना चाहिए? अच्छा है, शेयर खरीदने के पहले ये सवाल पूछ रहे हैं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, पहले तो सोच समझ और रणनीति, ये तीनों पर ही गलत मेरे ख्याल से अप्रोच है इनका, और काफी लोग शेयर खरीदने के बाद ही सवाल पूछते हैं जब उनको नुकसान बड़ा होता हो। तो भाई आपने अगर शेयर का भाव देखा है तो शेयर के बारे में कुछ जानकारी भी अखबारों में छपी है, आज ही खबरों में है। ये स्टॉक जो इनके मैनेजमेंट है उनकी पेशगी है कुछ मामलों में, कोल अलोकेशन के जो मुद्दा उठा था, और एज अ डिस्क्लोजर हमने यहाँ पर बिकवाली की राय दी है। तो मेहरबानी करके आप मूल्यांकन पर आकर्षित होकर के निवेश न करें, ये एक आधार होता है। और दूसरा आधार होता है खबरों कंपनी के बारे में जानकारी रखना। धातु क्षेत्र से ऐसे भी आप अगर दूर रहें वही बेहतर है। हमारे राय में बैंकिंग कल बहुत बड़ा ट्रिगर है, और बैंकिंग कल के ट्रिगर को छोड़ के भी हमें अर्थव्यवस्था में सुधार के बलबूते पर बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है। आईटी, ऑटोज, टेलीकॉम और एक क्षेत्र है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। एफएमसीजी के बारे में हमने काफी कुछ बातें की है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी, हालांकि रुझान अच्छा है, गिरावट पर आप निवेश करें। और स्टॉक में निवेश करने से पहले आप जानकारी ले लें और दिग्गजों पर ध्यान दें, यही मेरी राय है। और लंबी अवधि का नजरिया रखें। आकर्षित होकर के आप मूल्यांकन को देख करके अगर निवेश करते हैं तो आपकी रणनीति गलत हो सकती है और आपको पूंजी में हामी बन सकती है। इंटरेस्टिंग। तो मेटल्स तो वैसे भी पॉजिटिव कवरेज नहीं है, दबाव एक्सपेक्टेड है, और उसमें जेएसपीएल पे तो और प्रेशर आप झेलते हुए नजर आएंगे। तमाम कंसर्न्स वे कर रहे हैं, तो जो प्राइस दिख रहा है 117 रुपए पे बड़ा पिटाई हो चुकी है ऊपरी लेवल से, तो अट्रैक्टिव होगा ऐसा नहीं है। अभी भी तमाम दिक्कतें इस कंपनी के सामने, तो इससे दूर रहें। इंटरेस्टिंगली इस बातचीत में मुझे लगता है कि दोनों ही एक्सपर्ट्स मानते हैं बैंकिंग पे पॉजिटिव है। राकेश भी हाईलाइट करे थे, गौरांग ने भी उसी बात को फिर से हाईलाइट किया है। तो बैंक्स पे शायद आप फोकस करें, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस को लेकर दोनों एक्सपर्ट्स बुलिश हैं, वहां पे चाहे तो आप खरीदारी करें। जेएसपीएल मेन लेवल्स पे खरीदारी है इस समय तो नहीं बनती। इस बीच बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आधे % के गेन्स के साथ अब कामकाज करता हुआ, अब धीरे धीरे लो लेवल से मोमेंटम पिकअप होता हुआ। फ्राइडे को 1.5% की मजबूती थी, आज अब आधे % और एडअप होता हुआ बैंक निफ्टी में। कल के ऑल इंपॉर्टेंट क्रेडिट पॉलिसी जो 11 बजे आने वाली है उससे पहले फिर से इस पॉकेट में बाइंग इमर्ज होती है। लेकिन गौरांग चलिए, बहुत धन्यवाद सर सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। आज कोई डिस्क्लोजर्स? आशीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिन क्षेत्रों के बारे में हमने आज बात की है और जिन शेयर के ऊपर हमने हमारी राय आपके सामने रखी है, वहां पर मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, लेकिन हमारे क्लाइंट्स को इसी तरह की राय हम देते हैं। थैंक यू सो मच सर। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद शेयरों पर फटाफट सलाह राकेश बंसल के साथ स्टॉक फटाफट में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। हमारे साथ राकेश बंसल जुड़े हुए हैं और डॉक्टर साहब ने हमें 5 मिनट की घड़ी दी है। चलिए आपके तमाम सवालों को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लास्ट मिनट ट्यूबरो पे सवाल है रांची से शुभ्रा का। 200 शेयर है, 1451 की बाइंग हुई है। राकेश क्या करें?
आशीष जी, मेरा ऐसा मानना है होल्ड करना चाहिए, थोड़ा सा नजरिया लंबी अवधि का बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। राजकोट से नीलेश का सवाल, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन 300 शेयर 467 की बाइंग। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन का भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, थोड़ा समय देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, लंबी अवधि का नजरिया बनाए और पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। गाजियाबाद से किशोर, NHPC 4000 शेयर 23 रुपए की बाइंग है। आशीष जी, इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं है, मेरा ऐसा मानना है स्टॉक को, अगर ये स्टॉक रैली लेता है 26-27 रुपए तक जाता है तो उन स्तरों के आसपास स्टॉक से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। मुंबई से राम सिंह, टाटा मोटर्स का DVR है इनके पास 2000 शेयर 189 की बाइंग। आशीष जी, काफी नीचे की बाइंग है, लंबी अवधि का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। कोलकाता से SR महेश्वरी जी का सवाल, हीलियस एंड मैथिसन 300 शेयर 140 की खरीद थी। आशीष जी, काफी खराब स्ट्रक्चर लगता है मुझे, मेरा ऐसा मानना है किसी भी उछाल पर स्टॉक से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। कटक से सुभाष कुमार सिंह जी का सवाल, NTPC 1000 शेयर 148 की बाइंग। आशीष जी, डिसेंट परचेज प्राइस है, मेरा ऐसा मानना है लंबी अवधि का नजरिया बनाना चाहिए और पोजीशन को होल्ड करें। जयपुर से महेश गुप्ता, रिलायंस पावर 150 शेयर 250 की बाइंग। आशीष जी, काफी ऊपर की खरीद है और हर स्तर पर आपको निवेशक मिलेंगे जो इसमें फंसे हुए हैं। मेरी राय होगी किसी भी उछाल पर रिलायंस पावर से निकलें और उस पैसे को प्राइवेट बैंकिंग स्पेस पे लगाएं। इंदौर से मधुर जी का सवाल, तानला सॉल्यूशंस 1000 शेयर 40 रुपए की बाइंग। आशीष जी, नीचे से एक अच्छा रिवर्सल बना हुआ है, स्टॉक अपने सपोर्ट्स को होल्ड कर रहा है, राय होगी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। जामनगर से जलपा पवारी जी का सवाल, स्पाइस जेट 1900 शेयर 21 की बाइंग। आशीष जी, मेरा ऐसा मानना है इन स्तरों पर या उछाल पर इससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इस पैसे को ये प्राइवेट बैंकिंग में लगाते हैं तो ज्यादा अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। पुणे से दीप्ति तारे जी का सवाल, LIC हाउसिंग 60 शेयर्स 245 की बाइंग। डेफिनेटली पोजीशन को होल्ड करना चाहिए और किसी के पास अगर पैसा है तो इन स्तरों पर LIC हाउसिंग फाइनेंस को बाय भी किया जा सकता है। सूरत से रितुल का सवाल, मदरसन सुमी 500 शेयर 315 की बाइंग। आशीष जी, डेफिनेटली पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, स्टॉक एक कंसोलिडेशन से गुजर रहा है, एक बेहतरीन स्तर है, मौजूदा स्तरों पर इस स्टॉक के अंदर बाइंग भी की जा सकती है, लंबी अवधि का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। पुणे से योगेश जोशी जी का सवाल, स्ट्राइड्स आर्कोलैब 100 शेयर 840 की बाइंग। आशीष जी, डेफिनेटली पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। नासिक से हर्षित बम का सवाल, बजाज कॉर्प 100 शेयर 170 की बाइंग। क्लियरली पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, किसी व्यूअर के पास अगर पैसा है तो इन स्तरों पे बजाज कॉर्प के अंदर निवेश भी किया जा सकता है। दिल्ली से अजय कुमार, आंध्रा बैंक 300 शेयर 86 की बाइंग। आशीष जी, मेरा ऐसा मानना है कि इन स्तरों पर आंध्रा बैंक से निकल के अगर एक्सिस बैंक, ICICI, कोटक, इंडसइंड में अगर स्विच करते हैं तो एक डाउनसाइड भी लिमिटेड रहेगा और एक अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। ग्वालियर से विकास जलान, तालब्रो ऑटोमोटिव 200 शेयर 66 की बाइंग। आशीष जी, मेरा ऐसा मानना है इस स्तरों पे मुनाफा वसूली करके पोजीशन से बाहर आना चाहिए। पुणे से DB अग्रवाल, PNB गिल्ड्स 146 शेयर से इनके पास 22 रुपीज की बाइंग है। राकेश आशीष जी, पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। फरीदाबाद कपिल खुराना, तिलक नगर है इनके पास, तिलक नगर इंडस्ट्रीज की मैं बात कर रहा हूं, 500 शेयर 40 की बाइंग थी। आशीष जी, काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, किसी भी उछाल पे स्टॉक से निकलने की कोशिश करें। राजकोट से मनीष ठक्कर, ग्रैन्यूल्स इंडिया 500 शेयर 380 की बाइंग। आशीष जी, इस स्टॉक में स्प्लिट भी हुआ है और मेरा ऐसा मानना है इन स्तरों पर ग्रैन्यूल्स इंडिया से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। नोएडा से मुकुल जी का सवाल, गैमन इंफ्रा 750 शेयर्स हैं 13.6 की बाइंग है। आशीष जी, मेरी राय होगी किसी भी उछाल पे गैमन इंफ्रा से निकलने की कोशिश करें। तो हैदराबाद से राधा शिवम, यूनिटेक है इनके पास, 7000 शेयर है 32 की बाइंग है। मेरा ऐसा मानना है किसी भी उछाल पे यूनिटेक से निकलें, इसमें काफी बड़ी डाउनसाइड मौजूदा स्तरों से भी देखने को मिल सकती है। सिक्कर से धर्मपाल जी का सवाल, DCB 100 शेयर 56 की बाइंग। आशीष जी, DCB को क्लियरली होल्ड करना चाहिए, काफी बड़ा इजाफा इन स्तरों से भी DCB में देखने को मिल सकता है। मुंबई से प्रशांत देवरांकर जी का सवाल, सिंफनी है 50 शेयर 3000 की बाइंग। आशीष जी, काफी ऊपर की खरीद है, ऊपर से गिरावट भी देखने को मिली है, बट नीचे से स्टॉक एक रैली ले रहा है। मेरा ऐसा मानना है इनकी खरीद के आसपास आता है तो पोजीशन से निकलना चाहिए, क्योंकि जिन स्तरों पे इन्होंने स्टॉक को लिया है वो ना ट्रेडिंग के नजरिए से ना निवेश के नजरिए से स्टॉक को बाइंग करने के लेवल है। चलिए, चाहता तो मैं एक और सवाल था लेकिन समय खत्म हो चुका है। राकेश, मजा आ गया, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। होप करता हूं आपके पास पानी का ग्लास जरूर होगा। बहुत धन्यवाद CNBC आवाज के लिए सर, वक्त निकालने के लिए। कोई डिस्क्लोजर्स?
आशीष जी, जिन भी स्टॉक्स में बात करी है, किसी में मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, बट जो प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पे रिकमेंड करे हैं बार बार बाइंग करने के लिए, वो सेम स्टॉक्स हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करे हुए हैं। राकेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए। और सौदा आपका मैं आज के लिए इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी राउंड अप। नमस्कार।